बच्चों, आज एक बार फिर से एक नए पाठ चर्चा को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक नए विषय वस्तु पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और इस पर चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ विशेष बातें रखना चाहती हूँ। अभी शादियों का मौसम शुरू हो गया है। आए दिन आप देखते होंगे कि किसी के यहाँ शादी होती है, वहाँ पे मंडप, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में माड़ो कहते हैं, माड़ो बनाने के लिए, लड़के की शादी हो तो हरीश गड़ाने के लिए आपने अक्सर अपने बुज़ुर्गों को सुना होगा कि बांस चाहिए, वो भी हरा बांस चाहिए, मूंज चाहिए माड़ो को छाने के लिए, 7, 8, 9 कितने तरह की पेड़ों की टहनियाँ चाहिए हरीश के साथ गाड़ने के लिए। कभी ध्यान दिया है कि आखिर ये बातें क्या करते हैं वो लोग? जब कभी हम बीमार पड़ जाएं तो फटाफट देखिएगा माँ आपको बोलेंगे अच्छा सर्दी हो गया, चलो तुलसी का काढ़ा पी लो। यदि किसी को माता निकल जाती हैं, जिसे चेचक या मिज़ल्स भी कहा जाता है, तो देखिएगा आपके घर की जो बूढ़े बुज़ुर्ग होंगे वो एक नीम की टहनी, एक नीम का पत्ता ला करके आपके सिरहाने या आपके कमरे में टांग देंगे। पूजा हो घर में, गाय का गोबर, आम का पत्ता, आम की लकड़ी का हवन। कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो प्रकृति से अपने आप को हर दिन के दैनिक जीवन में वो अपने आप को जोड़े रहते थे। किसी का शनि खराब हो तो पीपल में जल डालो, नीम के पौधे की सेवा करो। आपको ये अक्सर बचपन में डराया जाता होगा कि पीपल के पास नहीं जाना, उस पर भूत रहता है। बच्चों, आज हम जैसे जैसे विज्ञान की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, हम विज्ञान की जितनी ज़्यादा हम खोज कर पा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि पीपल का ये पेड़ एक ऐसा पौधा जो 24 घंटे अथक निरंतर लगातार हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और हमारे पूर्वज इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ का, आम के पेड़ का, बांस का, इन झाड़ियों का, मूंज जैसे झाड़ी का, उसका भी महत्व उन्हें पता था। उन्हें नहीं पता था कि ये भूमि का संरक्षण करते हैं, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके ऑक्सीजन हमें देते हैं। शायद उन्हें ये बातें नहीं पता थी, लेकिन ये ज़रूर पता था कि इन पौधों का, इन जीवों का, इनका हमारे जीवन में महत्व है। हम इस धरती पर जीवित रहें, भली प्रकार स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, इसके लिए इनका हमारे बीच होना बहुत ज़रूरी है। आज विज्ञान हमें यही बातें सिखा रही हैं। हाँ बच्चों, आज हम इसी पाठ पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारा पाठ है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो हम वन और वन प्राणी को संसाधन के रूप में, किस प्रकार से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमने उनका उपयोग किया, उनको किस स्थिति में हमने लाकर खड़ा कर दिया, क्या वो स्थिति संतोषजनक है या हम उनको बहुत ही दयनीय हालात की तरफ ढकेलते चले जा रहे हैं। इन बातों का भी हम विस्तार पूर्वक एक एक करके अपनी पाठ चर्चा के दौरान हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे परिवार में आपने देखा होगा, नाग पंचमी के दिन नाग जैसे, सांप जैसे जीव की भी हम पूजा करते हैं, उसे भी दूध लावा खिलाया जाता है। हमें ये नहीं पता था इस सांप का भी हमारे इस पूरे जो पर्यावरण है उसमें बहुत महत्व है। यदि हम सांपों को मारते चले जाएं तो आपको पता है चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शायद हमारे खाने के लिए अनाज नहीं बचे। चीन में 1958 और 62 के दौरान ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ लोगों ने पाया कि ये जो मच्छर और गौरैया है ये बहुत ही बेकार है, इसका कोई महत्व नहीं है। और वहाँ पे सरकार के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि आप गौरैया को मारिए, और ये जो व्यक्ति गौरैया को जितनी संख्या में मार के लाता था उसको उसी हिसाब से पुरस्कृत किया जाता था। मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? उसके बाद गौरैयों की संख्या तो कम हो गई क्योंकि लोगों ने उसे मार डाला, लगभग एक्सटिंक्शन के, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसके बाद टिड्डों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चीन में भयंकर
अकाल पड़ा, अनाज नहीं हो पाया क्योंकि जो भी फसल उगाते थे उसे टिड्डे चट कर जाते थे। तो इस प्रकार हम जाने अनजाने कभी भी यदि प्रकृति के इस चक्र के को बाधित करते हैं, वन एवं वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली उसका खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम ये मान लें कि ये जो वन है, ये जो वन में रहने वाले प्राणी हैं, ये पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। हम मनुष्य इस पृथ्वी पर न भी जीवित रहें तो ये पृथ्वी यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि ये पृथ्वी के सारे तत्व आपस में बहुत ही बैलेंस्ड हैं। लेकिन ये हम मनुष्य हैं जो इनका दुरुपयोग करके, इनका एक्सेसिव यूज़ करके इस संतुलन को बिगाड़ते हैं। आपको पता है, हम जिस आहार श्रृंखला के फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, उस आहार श्रृंखला का आधार तत्व क्या है? दुनिया में जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपने पढ़ा होगा कि वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। और ये सूर्य की रोशनी हमारे आहार श्रृंखला में हमारे भोजन के द्वारा पहुंचता है। और ये भोजन, चाहे आपने पढ़ा होगा कि वो मांसाहारी हो, कार्निवोरस हो, या शाकाहारी पशु हो, हार्बीवोरस हो, या हमारी तरह ऑमनीवोरस हो, जो कि मांस और शाकाहार दोनों का सेवन करते हैं, इन सभी के लिए जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है वो होता है पौधा। क्योंकि इस पृथ्वी पर ये क्लोरोफिल युक्त, पर्णहरित युक्त ये जो पौधे हैं, यही स्वपोषी हैं, एकमात्र स्वपोषी हैं, जो क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा का, यानी सूर्य की रोशनी को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने अंदर संचित करते हैं। और फिर हम पत्तियों के रूप में, अनाज के रूप में, या फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में इन्हें अपने भोजन में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चाहे वो पशु हों, या पशुओं को खाने वाले पशु हों, या हम मनुष्य हों। तो ये दुनिया के किसी भी बायोम में आप चले जाइए, किसी भी इकोसिस्टम में आप चले जाइए, पादप जो है, वनस्पति जो है, वो आहार श्रृंखला का आधार है। ठीक है, आपको ये स्पष्ट हो गया कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चूँकि हमारा टॉपिक है वन, तो पहले हम ये जान लें कि वन किसे कहते हैं। तो वन, उस बड़े भूभाग को हम वन कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए। ठीक है, जो पेड़ पौधों, आपका किताब ये डेफिनेशन देता है वन का कि ऐसा बड़ा भूभाग जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ हो, उसे हम वन कहते हैं। अन्य विशेषताओं के साथ जब जाएंगे तो इसकी परिभाषा आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन हम यहाँ यही मान के चलते हैं कि वैसा भूभाग जो बड़ा भूभाग है, जो पेड़ झाड़ियों से ढका हुआ है, उसे हम वन कहते हैं। और जो इस जीव जो इस वन में रहते हैं, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। तो आइए अब हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये वन कैसे, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ब्रॉडली कहेंगे कि वो जो प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने आप यानी स्थानीय मिट्टी, जलवायु, भूमि की बनावट, उपज शक्ति, इन सब पे जो निर्भर हो और इन सब के अनुसार जो स्वतः अपने आप ग्रो करे, उगे, उसे हम प्राकृतिक वन कहेंगे। और जहाँ पर मनुष्य सेलेक्टिवली पौधों को ग्रो करे, यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से यदि वो पौधों को उगाता है, तो उसे हम कहेंगे मानवकृत वन। अब हम देखेंगे कि विश्व में वनों का विस्तार कैसा है, वितरण कैसा है। क्या आपको लगता है कि विश्व में वन समान रूप से सभी जगह होंगे? नहीं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में, इसलिए आप निश्चित रूप से कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वन को बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इसलिए विश्व में वनों का जो वितरण है वो बड़ा ही
असमान है। विश्व के 5 ऐसे देश हैं, विश्व के 10 देश ऐसे हैं जहां कुल वन का, विश्व में जितना वन पाया जाता है उसका 66% 66% वन इन 10 देशों में पाया जाता है। आइए हम देखें ये 10 देश कौन कौन से हैं।